ये जो इसके स्टार्ट्स है ना टी20 में सबसे लोएस्ट है इसके जब से इसका करियर स्टार्ट हुआ है। केएल राहुल इज वन ऑफ दोस रेयर प्लेयर्स जो कि आज की डेट में तीनों फॉर्मेट खेलता है। 37.75 की एवरेज और 139.12 की स्ट्राइक रेट है। इस एज में ऐसा डे पाना वो अनएक्सेप्टेबल है। बट इसके आगे उसमें कॉन्फिडेंस दिखाया गया, थोड़ा बैक करा गया उसको। 4 सालों में ना इसके मिलाकर भी 1000 रन नहीं हुए। फॉर द ट्रोलर्स, फॉर द हेटर्स, उनके लिए मैं बस ये कहूंगा What's up everybody, welcome back to Bro Sports. It's all fun and games. This is Aditya. This is Mohit. भाई देखो आज की वीडियो काफी सेंसिटिव होने वाली है फॉर ऑल द इंडियन क्रिकेट फैंस बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं केएल राहुल को। क्या हो रहा है उसके साथ एग्जैक्टली, क्या उसका ट्रैजेक्टरी वापस आ सकती है राइट पाथ पे, क्या उसका फ्यूचर होल्ड करता है, सब जानेंगे इस वीडियो में। Let's find out. तो यार देखो ये वीडियो ना बहुत ही ज्यादा स्टैटिस्टिकली हैवी होने वाली है। बहुत सारे स्टैट्स हम डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज सच्चाई के एकदम जो ना रूट तक पहुंचने के लिए सबसे इजी वे और सबसे लॉजिकल वे है ना वो स्टैट्स ही होता है। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि देखो स्टैट्स को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप लोग एक नया नैरेटिव क्रिएट कर सकते हो विद डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैट्स। तो केएल राहुल के मतलब फेवर में भी स्टैट्स बन सकते हैं, उसके अगेंस्ट भी बन सकते हैं। बट यहाँ पे हमने सबसे न्यूट्रल होकर विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय कि क्या ट्रोल्स कह रहे हैं, क्या उसके सपोर्टर्स कह रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस निकालने की कोशिश करी है। तो भाई हम लोग पूरे अपने फोन्स पे लगे रहेंगे, आप भी लगे रहना हमारे साथ बिकॉज बहुत सारे स्टैट्स डिस्कस होने वाले हैं, उससे एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ निकलेगी और क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए बीसीसीआई के लिए गोइंग फॉरवर्ड एज फार एज केएल राहुल इज कंसर्न, उसका फ्यूचर जो कंसर्न है वो भी हम निकालेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बाय फॉर्मेट उसकी परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक टाइमलाइन क्रिएट करेंगे कि क्या उसकी परफॉर्मेंस तीनों फॉर्मेट में रही है और लास्ट सेगमेंट में हम लोग जो है क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं। पहले सेगमेंट में हम लोग टी20 स्टार्ट्स पहले डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं आपको ओवरऑल टी20 स्टार्ट्स बताऊं तो 72 मैचेस खेले हैं, 2265 रन मारे हैं, 37.75 की एवरेज और 139.12 की स्ट्राइक रेट है। आई थिंक अच्छे स्टार्ट से काफी ओवरऑल देखा जाए करियर को तो बुरा नहीं है, स्टैटिस्टिकली तो आई थिंक पॉजिटिव साइड पर ही है। बट इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं कि कहां से एग्जैक्टली डाउनफॉल आ रहा है केएल राहुल का और कहां प्रॉब्लम आ रही है, तो वो टाइमलाइन कैसे बन गया। एग्जैक्टली तो सबसे पहले हम लोग 2021 की बात करते हैं जहां से इसका टी20 में डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। 28.9 की एवरेज थी और 130.75 की स्ट्राइक रेट थी। अगर 2022 की बात करें उसके नेक्स्ट साल उसकी 28.93 की एवरेज थी और 126.53 की स्ट्राइक रेट थी। ये जो इसके स्टार्ट्स है ना टी20 में सबसे लोएस्ट है इसके जब से इसका करियर स्टार्ट हुआ है, दैट इज इन 2016। उसके बाद से इसके सबसे कम स्टैटिस्टिक्स इन 2 साल में रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन टू ओडीआई, अगर इसकी ओवरऑल स्टार्ट्स देखें ओडीआई में तो 54 मैचेस खेले हैं, 1986 रन मारे हैं और 45.13 की एवरेज है। आई थिंक ये भी अच्छे स्टार्ट है, हाँ डिसेंट है, ये भी ऑन द पॉजिटिव साइड ही में कहूंगा, एवरेज अच्छी है एज एन ओपनर फॉर इंडियन ओडीआईज। तो हाँ भाई ऑन द सर्फेस तो अच्छा लगता है, बट यहाँ पे भी एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ से आनी शुरू हो रही है। तो 2016 में केएल राहुल ने डेब्यू किया था, उस साल उसने 3 इनिंग्स खेली थी जहाँ पे उसने एक 50 मारी थी और एक 100 मारी थी। तो 2016 साल उसका काफी अच्छा गया था। बट फिर 2017 और 18 में हम देखते हैं कि थोड़ा डिप आता है उसके ओडीआई करियर में, जहाँ पे उसने 9 इनिंग्स खेली थी और टोटल उसके 121 रन थे, जिसमें उसने 60 रन जो है सिर्फ एक ही इनिंग्स में मार दिए थे। तो बाकी 61 रन जो थे उसने बाकी 8 इनिंग्स लाके मारे थे। बट इसके आगे उसमें कॉन्फिडेंस दिखाया गया, थोड़ा बैक करा गया उसको, और फिर जो अगले 3 साल है उसके हमने रिजल्ट्स भी रीप करे उसके, क्योंकि 2019 में उसकी एवरेज 47.7 की थी, 2020 में उसकी एवरेज 55.4 की थी और स्ट्राइक रेट 100 के प्लस थी। ओडीआई में 100 प्लस स्ट्राइक रेट होना बहुत बड़ी बात होती है। देन इन 2021 ऑल्सो 88.5 की उसकी एवरेज थी और 100 प्लस की स्ट्राइक रेट थी। बट फिर 2022 में हम अगेन देखते हैं कि उसका डिप आता है ओडीआई करियर में, जहां पे उसने 9 इनिंग्स खेली, 251 रन मारे सिर्फ, तो एवरेज उसकी 27.9 की हो गई और स्ट्राइक रेट जो थी उसकी 80.2 की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2022 में थोड़ा डिप आया था उसके करियर में। एंड 2023 की बात करें, इस साल की बात करें तो आई थिंक थोड़ा डिसेंट जा रहा है उसका। 6 मैचेस में 226 रन मारे हैं, 56.5 की एवरेज है। बट उसके जो स्ट्राइक रेट है ना ये बहुत ज्यादा मैसिव हिट हुई है इस साल में उसकी, क्योंकि 77.6 की स्ट्राइक रेट है, व्हिच इज हिज लोएस्ट सिंस 2018। तो मैं यहाँ पे मतलब ये भी कई लोग कहेंगे देखो कुछ जो है ना वो लो स्कोरिंग थ्रिलर्स में चेज भी करके दिया था उसने, हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी देखा था इसने करा था। तो स्ट्राइक रेट कम होना बनता है, बट हाँ ये कंसर्निंग फैक्टर रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि हम लोग ने इंडिया में जैसे कहा है कि हम लोग स्पेशली इन टी20 जैसे स्ट्रगल करते हैं, हम लोगों ने 2022 वर्ल्ड कप में देखा था। इवन इन ओडीआई जगह हम लोग जिस टाइप के पिचेस बनने वाली हैं जो एक्सपेक्टेड है, पाटा विकेट्स होंगे एकदम बैटिंग फ्रेंडली, तो 300 से ऊपर का स्कोर हमें खड़ा करना है, तो केएल राहुल का एक अच्छी स्ट्राइक रेट पे खेलना बहुत जरूरी होगा वहां पर। बट यहाँ से आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट में, विच इज द टेस्ट फॉर्मेट। अब टेस्ट फॉर्मेट की ट्रैजेक्टरी देखो भाई, 2014 में डेब्यू किया था उसने, एंड ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में। तो 2016 से बात करते हैं बिकॉज तब तक वो तीनों फॉर्मेट में सेटल हो चुका था, डेब्यू कर चुका था अपना, और बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था उसने करियर का। एज फार एज उसके ओवरऑल टेस्ट करियर स्टैट्स कंसर्न है ना, तो हम लोग देखो अभी हमने ओडीआई टी20 के लिए कहा कि पॉजिटिव साइड पे ही है उसको ओवरऑल जो करियर के स्टैट्स है, बट टेस्ट कंसर्निंग आता है। देखो टेस्ट में बताता हूं आप लोगों को, 47 गेम्स इसने खेले हैं, 2642 रन मारे हैं, बट एवरेज देखो तुम लोग 33.44 की, ये बहुत कंसर्निंग है एज द ओपनर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं टाइमलाइन वाइज। तो देखो 2016 में देन अगेन एज आई सेड एक अच्छी स्टार्ट हुई, ड्रीम स्टार्ट हुई। इनफैक्ट 2016 में 59.9 की एवरेज थी उसकी। उसके बाद 2017 में
में अगेन अ गुड ईयर, 48.7 की एवरेज थी। इस तरह से 14 इनिंग्स खेली थी, उसमें से 9 50s थी। 100 एक भी नहीं थी, लेकिन 9 50s इन 14 इनिंग्स इज वेरी कमेंडेबल। उसके बाद अगर मैं 2018 में आऊँ ना, 2018 में यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा डिप देखने को मिलता है। 2018 में 22.3 की एवरेज थी बस, और 2019 में तो 22 की एवरेज थी, तो और कम हो गई थी। और अगर मैं इन दोनों स्टाइल को कंबाइन कर दूं ना, तो यहाँ पे उसने सिर्फ 150 और 100 मारी थी इन अ टोटल ऑफ 27 इनिंग्स। तो मतलब बहुत पूरा रेस के दोनों साल गए थे 18-19 की बात करूं तो। उसके बाद 2020 में तो केएल राहुल ने एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला था, बट उसके बाद से हम लोग देखेगा 2021 में हम लोग आते हैं, उसका कमबैक सीजन था ये। वहां पे उसने अच्छा करा, 46.1 की एवरेज थी, तो एक अच्छा कमबैक उसका आया था टीम में। पर उसके बाद फिर एक डिप आने को हमें देखते हैं 2022 में 17.1 की एवरेज, और इस साल हमने देखा अभी जितना उसने खेला 3 इनिंग्स खेली है, बट 12.7 की एवरेज चल रही है। तो ये पिछले 2 साल, मतलब पिछले 2 साल क्या 2022 से 2023 जो अभी तक चल रहा है उसको हम लोग ले लें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है उसका। अब देखो मैं टेस्ट फॉर्मेट की टाइम में तो डिस्कस कर ली, और पिछले 2 साल उसका अच्छे नहीं जा रही भी हमें पता चल चुका है। बट यहाँ पे थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं, बिकॉज टेस्ट फॉर्मेट में ना अवे परफॉर्मेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर मैं सेना कंट्रीज की बात करूँ ना, विच इज साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है एग्जैक्टली। देखो न्यूजीलैंड में तो उसने नहीं खेला है, बट अगर हम बाकी 3 कंट्रीज की बात करें, साउथ अफ्रीका में इसकी सिर्फ 25.6 की एवरेज है, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 20.8 की एवरेज है, इंग्लैंड में बेटर है 34.1 की एवरेज है, बट ओवरऑल सेना कंट्रीज में इसका रिकॉर्ड कुछ बहुत खास नहीं है। अब सेना कंट्रीज में रिकॉर्ड खास है तो आई अज्यूम कि सब कॉन्टिनेंट में तो अच्छा होना चाहिए, बट यहाँ पे भी एक शॉकिंग पार्ट आएगा तुम्हारे पास, बिकॉज पता है क्या, इंडिया में तो इसकी 40.1 की एवरेज है। अगर इसको भी हम लोग जो है ना बाकी वेटरन से कंपेयर करेंगे तो इट इज नो वे क्लोज, बट द सरप्राइजिंग पार्ट इज कि इवन इन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, यहाँ पे इसकी सिर्फ 14.3 की एवरेज है, और श्रीलंका में सिर्फ 33.5 की एवरेज है। तो सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में जहाँ पे इंडिया से बहुत रेप्लिकेट करती है कंडीशन, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होती है, वहां पे भी कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं टेस्ट का इसका, इसीलिए इसकी ओवरऑल टेस्ट एवरेज बहुत अच्छी नहीं है। और एक और बहुत शॉकिंग स्टार्ट मुझे पता क्या लगा, जब से WTC शुरू हुआ है 2019 से शुरू हुआ है, अभी तक 2 साइकिल हो चुकी है, 2019 टू 2021 और फिर 2021 टू 2023। ये 4 सालों में ना इसके मिलाकर भी 1000 रन नहीं हुए इन दीज 4 years सिंस द बिगिनिंग ऑफ WTC, क्योंकि WTC के शुरू होने के बाद से ना हर टेस्ट सीरीज काउंट करती है, एवरी मैच काउंट्स। तो जो है हर टेस्ट मैच को तुमने एक नॉकआउट मैच कंसीडर कर सकते हो इफ यू वांट। तो ये बिग गेम्स में इसको हम लोग देखा जाए पिछले 4 साल में 25 इनिंग्स खेली है इसने, 737 रन बनाया, और एवरेज इसकी सिर्फ 29.5 की है, 30 की भी नहीं है एवरेज। ये बहुत कंसर्निंग है। बट पता है क्या, देखो ये तो हम लोगों ने हर फॉर्मेट का, टेस्ट फॉर्मेट, ओडीआई, T20 सबका एक टाइमलाइन प्लॉट कर लिया कि कब से डिप आ रहा है, किस साल में इसने अच्छा खेला है। इन सब एनालिसिस का जो है ना पॉइंट क्या है, तो अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, व्हिच इज द टाइमलाइन। यहाँ पे हम लोग जो एक टाइमलाइन प्लॉट करेंगे, और हर साल को सिंस 2016 टिल 2023 हम लोग फिगर आउट करेंगे कि क्या ये तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म कर पा रहा है। बिकॉज केएल राहुल इज वन ऑफ दोस रेयर प्लेयर्स जो कि आज की डेट में तीनों फॉर्मेट खेलता है, क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन होते जा रही है, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, एक 2 पार्ट सीरीज बनाई थी, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि क्या तीनों फॉर्मेट के लिए इंडिया को अलग अलग कैप्टन और अलग टीम रखनी चाहिए, और फिर क्या अलग अलग कोचेस भी रखनी चाहिए। उसको मैंने स्प्लिट डिलेमा से बोला था, तो उसको चेकआउट कर लेना, हम लिंक कर देंगे डिस्क्रिप्शन और कार्ड्स में। बट हाँ, अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो देखो यार, अब यहाँ पे हम लोग ना थोड़ा मीट ऑफ द वीडियो में आएंगे। अब हर चीज ना थोड़ा सेंस मैच शुरू करेगी आप लोगों के लिए, तो थोड़ा पेशेंटली वेट करना। 2016 में जो कि पहला साल था जब इसे तीनों फॉर्मेट खेले थे, उसमें ये तीनों फॉर्मेट में अच्छा था। अभी हमने स्टार्ट डिस्कस करें, तीनों फॉर्मेट में इसकी जो एवरेज थी ना इस साल बहुत अच्छी थी। उसके बाद 2017 में इसका ओडीआई का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, 2018 में इसका ओडीआई और टेस्ट दोनों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, T20 का अच्छा था, 2019 में इसका टेस्ट का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट रिकॉर्ड अच्छा था। 2020 में इसने जो है ओडीआई और T20 में अच्छा खेला, बट उस साल उसने टेस्ट में नहीं खेला ही नहीं था। तो मतलब एसेंशियली से 2 ही फॉर्मेट खेल रहा था, और तीनों फॉर्मेट से नहीं खेला उस टाइम पे। फिर 2021 में ये T20 में अच्छा नहीं था, उसमें उसका रिकॉर्ड खराब था, और 2022 और 23 जो भी चल रहा है हमारा अभी करंटली से कंबाइन करूं तो तीनों फॉर्मेट में अच्छा नहीं चल पा रहा है। इसका जो है कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, एक बहुत की ऑब्जर्वेशन हमें मिल रही है यहाँ पर, एंड नाउ वी आर गेटिंग टू द हीट ऑफ द मैटर। अगर आप लोग देखोगे इस टाइमलाइन का पर्पस क्या था, टू पॉइंट आउट द फैक्ट कि 2016 को हम लोग हटा दें अगर, सिंस इट्स डेब्यू इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, आज तक टिल दिस डेट एक भी साल ऐसा नहीं है जिसमें उसने तीनों फॉर्मेट में एक से अच्छा परफॉर्म करा हो, डिस्पाइट बीइंग अ सपोज्ड 3 फॉर्मेट प्लेयर। ये है हमारी मेन प्रॉब्लम। यहाँ पे इसी की वजह से इसको इतनी ट्रोलिंग मिली जा रही है, इसका करियर जो है थोड़ा सा एक डाउनफॉल में चल रहा है। बिकॉज इससे पता हमें क्या पता चलता है एग्जैक्टली, 2 पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे। पहला नंबर 1 इज अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब क्या भाई, वो तीनों फॉर्मेट में एट द सेम टाइम परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा, बिकॉज तीनों फॉर्मेट में एक अलग माइंडसेट चाहिए होता है, अलग टेक्निक चाहिए होती है, अलग टेम्पो चाहिए होता है गेम का। वो तीनों चीजों को बहुत जल्दी स्विच नहीं कर पा रहे एक ही साल के अंदर अंदर, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग गेम्स है, वो अपना टेम्पो, अपना टेम्परामेंट, अपना जो टेक्निक है वो स्विच नहीं कर पा रहा डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेट, इसलिए उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे तीनों फॉर्मेट्स में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा पॉइंट क्या है, अब देखो तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर एक फॉर्मेट गंदा चल रहा है तो उसका जो पुअर फॉर्म है ना कहीं ना कहीं कैरी ओवर करता है दूसरे फॉर्मेट में, और वही हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 साल में, विच इज 2 साल क्या मतलब 2022 और करंटली तो 2023 चल रहा है, तीनों फॉर्मेट में कुछ खास नहीं चल रहा उसका। तो यहाँ पे ना ये सेकंड पॉइंट आता है हमारा कॉन्फिडेंस का, जो इसका पूरा अडेप्टेबिलिटी है ना, दैट इज अल्टीमेटली अफेक्टिंग हिज कॉन्फिडेंस। उसकी वजह से इसका ओवरऑल जो करियर है ना वो डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में जा रहा है, थोड़ा बहुत हम लोग देख रहे हैं, और जो इंजरीज है वो इसको हेल्प नहीं कर रही है, बिल्कुल इंजरीज हेल्प नहीं कर रही,
और फिर उसको वाइस कैप्टनसी से भी हटा दिया गया, तो वो भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। और बीच में भी इंजरीज हुई थी, बीच में कोविड भी आया था, तो आई नो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत फैक्टर्स हैं जो कि इनटैंजिबल हैं, जो कि हम लोग जो है ऑन पेपर जो है मेजर नहीं कर सकते कि उनका कितना वैल्यू उसने हैम्पर करा एग्जैक्टली केएल राहुल के करियर पे। बट यार देखो वो चीज हर किसी के लिए अप्लाई होती है, एंड केएल राहुल इज नो एक्सेप्शन टू दिस। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सेगमेंट तो कवर कर लिया कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रही है, वो हमने फिगर आउट कर लिया कि भाई अडेप्टेबिलिटी में इश्यूज हैं, तीनों फॉर्मेट का प्लेयर्स ने बना तो रखा है लेकिन वो तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे एक साथ। तो यहाँ से लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं, व्हिच इज व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ एक्शन। यहाँ पे हम लोग तीनों फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे उसका क्या रिकॉर्ड रहा है एज कंपेयर टू सम प्रीवियस वेटरन ओपनर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, उससे कंपेयर करेंगे उनको कैसे निकाला गया था, उससे कंपेयर करके हम लोग केएल राहुल के ट्रैजेक्टरी कंपैरिजन निकालेंगे और फिर फिगर आउट करेंगे कि बीसीसीआई को क्या एक्शन लेना चाहिए एग्जैक्टली। तो भाई टी20 में क्या हाल है? भाई टी20 की बात करें तो आई थिंक इसमें तो वैसे हम लोग वेटरन से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्लान ऑफ एक्शन लिया जा रहा है। इस साल केएल राहुल ने कोई टी20 नहीं खेला था, बट इसमें ये भी शायद आर्गुमेंट बन सकती है कि भाई ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है, इसलिए भी टी20 वगैरह के लिए रेस्ट करा रहे, रोहित शर्मा को भी करा रहे, विराट कोहली को भी करा रहे, तो हो सकता है इस सीजन से करा रहे हो। बट इन जनरल अभी देखा जाए तो हाँ, इस वक्त तो टी20 नहीं खेल रहा है वो। नाउ कमिंग ऑन टू दी ओडीआईज, इसमें हम लोग देखते हैं कि पिछले 10 साल में हमारे जितने भी तगड़े तगड़े वेटरन्स रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं, जब उन्हें निकाला गया उससे पहले उनके 2 साल की परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं कि कैसी थी। गंभीर की बात करें तो 42.8 की एवरेज थी और 21.9 की एवरेज थी। सहवाग की बात करें तो 21.7 की एवरेज थी और 31 की एवरेज थी। धवन की बात करें तो 59.4 की एवरेज थी और 34.4 की एवरेज थी। और इन सब परफॉर्मेंस के बाद इन लोगों को टीम से निकाल दिया गया था। पर अगर हम लोग यहाँ पे केएल राहुल से कंपेयर करें इसको, 2022 में उसकी एवरेज 27.9 की थी और 2023 एज इट स्टैंड्स उसकी एवरेज जो है 56.5 की है। तो इसमें हम लोगों का कंक्लूजन निकाले तो क्या बनता है भाई? बेसिकली आई थिंक हमें अभी इसको ओडीआई में खिलाना चाहिए। इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि अभी ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है, इससे पहले हम लोग फिर से वही एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर से वही सब झेलेंगे। भाई हमारा भी वैसे मिडिल ऑर्डर इश्यूज चल रहे हैं और ऐसा कोई बहुत तगड़ा रिप्लेसमेंट है भी नहीं हमारे पास, तो वर्ल्ड कप से पहले तो खिलाने चाहिए। बट वर्ल्ड कप के बाद अगर ये खेलता है नहीं खेलता, आई थिंक वो उस पर डिपेंड करने वाला है कि वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्योंकि अभी तक तो अच्छी नहीं रह रही है, बट अगर वर्ल्ड कप में भी अच्छी नहीं होती तो आई थिंक हो सकता है शायद निकाल दिया जाए। और जब ऐसे बड़े प्लेयर्स के आखिरी के 2 साल की एवरेज इतनी गंदी भी नहीं थी तब भी उनको निकाल दिया गया, तो केएल राहुल के लिए भी केस तो बन सकता है। बट यहाँ से हम लोग टेस्ट मैचेस की बात करते हैं कि टेस्ट मैच में क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी हम लोग हर वेटरन के आखिरी के 2 साल की बात करें ना कि उनके उस सालों में परफॉर्मेंस कैसी थी और उसके बाद उन्हें क्यों निकाला गया, तो सबसे पहले गंभीर की बात करते हैं। देखो उसके आखिरी के 2 सालों में 6.25 की एवरेज थी सिर्फ और फिर 27 की एवरेज थी, इसके बाद उसको टीम से निकाल दिया गया था। सिमिलरली सहवाग की बात करें तो 31.6 की एवरेज थी और इन्हें लास्ट ईयर उसकी एवरेज सिर्फ 9 की थी, उसके बाद उसको भी निकाल दिया गया था। फिर हम लोग धवन की बात करें तो उसकी 68.8 की एवरेज थी और फिर उसके बाद उसके लास्ट ईयर में 27.4 की एवरेज थी, फिर उसको निकाल दिया गया था। और फिर उसके साथ ही मुरली विजय की बात करें तो उसकी 52 की एवरेज थी और फिर उसके बाद आते आते 18.8 की एवरेज हो गई थी, इसके बाद इसको भी हटा दिया गया था टीम से। लास्ट ही मयंक अग्रवाल जो कि एक्चुअली अभी प्लान ऑफ एक्शन से बाहर नहीं है क्योंकि उसको भी अभी लूप में रखा जाता है, बट हाँ उसकी बात करें तो देखो उसकी 44.1 की एवरेज 2021 में और 2022 में 18.6 की एवरेज थी। करंटली वो नहीं है टीम में। बट अगर हम लोग यहाँ पे केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल का भाई देखो यहाँ पे डाइस हो जाता है मामला। 2022 से 17.1 की एवरेज थी और इस साल की बात करें एज इट स्टैंड्स तो 12.7 की एवरेज है सिर्फ। तो भाई सारे वेटरन्स को कंपेयर कर लो, उनके जो आखिर के 2 साल थे और केएल राहुल के अभी 2023 को मिला के जो 2 साल बन रहे हैं, केएल राहुल का रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे क्या इसको निकालना चाहिए टीम से? देखो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आएंगे। पहली बात तो जो हम लोग बाकी लोगों के ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं, जितने भी हमारे लेजेंड्स थे उनको जिस हिसाब से रखा गया था, जिस स्टैचर पर निकाला गया था, अगर उस रिकॉर्ड से कंपेयर किया जाए तो केएल राहुल का अगर ये साल अच्छा एंड नहीं होता टेस्ट में तो उसको भी निकाल देना चाहिए कायदे से। बट अगर यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है ना वो बहुत क्रूशियल है कि रोहित शर्मा का जो पोजीशन है ना वो भी क्वेश्चन में है। तो अगर रोहित शर्मा को भी निकालोगे तो वैसे एक पोजीशन खाली हो रही है, फिर क्या तुम केएल राहुल को भी एकदम स्क्वाड से निकाल देना चाहते हो? वो शायद एक जो है पॉइंट है इन फेवर ऑफ केएल राहुल जाएगा। एंड एक और पॉइंट जो उसके फेवर में जाने वाला है वो ये है कि भाई उसकी एज जो है ना वो 31 की है। जितनी हमने वेटरन्स की बात करी लोग अपने मिड 30s में थे, विच इज वाई जस्टिफाइड बे की इस तरह की परफॉर्मेंसेस थी, डिप आ रहा था। बट केएल राहुल का भाई इस एज में ऐसा डिप आना वो अनएक्सेप्टेबल है। बट गिवन कि उसकी एज अभी उसके मतलब फेवर में ही है एज कंपेयर टू दिस वेटरन्स, शायद उसको थोड़ा और टाइम दिया जाए। वन पॉइंट आई विल गो अगेंस्ट हिम, जो कि एक लास्ट पॉइंट मेरा होने वाला वीडियो का, कि भाई मयंक अग्रवाल भी सेम एज ब्रैकेट में आता है। हाँ, राइट। तो क्या उसको भी ट्राई नहीं करना चाहिए हम लोग को? तो वो एक क्वेश्चन जरूर बनेगा बिकॉज दोनों ही लोग अभी स्क्वाड के लूप में तो है ही फॉर श्योर। तो ये सब कंसीडर करते हुए आई वुड से कि इस साल का वेट करना चाहिए जस्ट लाइक वी सेड इन ओडीआईज, और फिर शायद हम लोग एक फर्दर प्लान ले सकते हैं कि क्या उसको टीम में रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए। एटलीस्ट प्लेइंग 11 तो शायद निकाल सकते हैं फिर डज नॉट परफॉर्म, बट शायद स्क्वाड में रखा जाए उसको फॉर श्योर। तो यहाँ से फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं, अपने लास्ट थॉट्स पे आते हैं। यार देखो हमने सब डिस्कस कर लिया कि कैसे उसकी ट्रैजेक्टरी चल रही है, क्या उसका आगे प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या उसकी जो ट्रोलिंग हो रही है जितनी अभी तक हो रही है, जो उसको फेवरेटिज्म के टैग्स मिल रहे हैं वो जस्टिफाइड है? यार आई
थिंक कुछ हद तक तो जस्टिफाइड है, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे हमने इतने प्लेयर्स की बात करी, ऐसी परफॉर्मेंस के बाद शायद उनको इतना बैक नहीं किया गया जितना केएल राहुल को किया गया। बट फॉर द ट्रोलर्स, फॉर द हेटर्स, उनके लिए मैं बस ये कहूंगा कि भाई देखो, अल्टीमेटली हमारी टीम के लिए खेलता है बंदा, एंड ओडीआई वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो इस टाइम पे ट्रोलिंग करने का कोई फायदा नहीं है, ना सिलेक्टर्स पे क्वेश्चन करने का कुछ सेंस बनेगा इस टाइम पे, क्योंकि भाई खेलने वाला है वो वर्ल्ड कप। तो अच्छा ये कि हम लोग ये प्रे करें कि वो खेले अच्छा, इसलिए मैं यही कहूंगा ट्रोलर से कि भाई तुम लोग यही प्रे करो कि भाई अच्छा खेले वर्ल्ड कप में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वी होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा दो। आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या आपको लगता है कि केएल राहुल एक पार्ट ऑफ टीम होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। बिसाइड्स टुडे फेसबुक पे भी है, तो वहां पे भी चेक कर लो। एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।